नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखिए। उस वीडियो में हमने पालमपुर गांव के परिचय को पढ़ा था। हमें पता चला था कि पालमपुर आसपास के गांव से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। वहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल विद्यालय है, एक निजी औषधालय है, तो एक सरकारी अस्पताल भी है। पालमपुर में रहने वाले परिवारों के बारे में भी हमने बात की थी और उसके बाद हम आए थे उत्पाद में। हमने देखा था कि भारत के गांव में मुख्य प्रकार से 2 उत्पाद हैं। एक कृषि उत्पाद जो खेती से संबंधित हैं, अर्थात जहां पर किसान प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी व जल का उपयोग करके खेती करता है और फसल उगाता है, वे कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। और उनके अतिरिक्त जो उत्पादन गतिविधियां हैं उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। तो हमने पिछली वीडियो में पालमपुर का परिचय पढ़ा था और यह जाना था कि हमारे गांवों में कृषि और गैर कृषि 2 प्रकार की उत्पादन गतिविधियां होती हैं। आज हम इन्हीं गतिविधियों के बारे में जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे उत्पादन से कि उत्पादन क्या है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना अर्थात बनाना। तो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं बनाना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। तो हमें कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है और कई सेवाओं की। वस्तु कैसी? वस्तु जैसे हो गए कपड़े, खाना पीना, ये सब वस्तुएं हैं। और सेवाएं जैसे डॉक्टरों की आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है, ये सेवाएं हैं। तो पहली आवश्यकता है भूमि। क्या है? भूमि। तो किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए हमें भूमि चाहिए जहां हम कार्य कर सकें। और भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, परंतु सिर्फ भूमि ही नहीं, उसके साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता है, जैसे जल, वन व खनिज। तो हमें क्या चाहिए? भूमि हो हमारे पास जहां हम खेती कर सकें, जहां हम घर बना सकें या जहां हम अलग उद्योग बना सकें। उसके अलावा हमें जल की आवश्यकता है। खेती में जल की बहुत आवश्यकता होती है, या फिर कहीं सामान का परिवहन होता है उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। साथ में हमें प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, इनकी भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वन से हमें कच्चा माल मिलता है। तो ऐसे हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। तो पहली आवश्यक चीज़ क्या रही? भूमि। हमें भूमि की आवश्यकता है उत्पादन के लिए। उसके बाद दूसरी आवश्यकता है श्रम की, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो आपके पास सभी प्राकृतिक संसाधन हो जाएं। हमने पिछली वीडियो में भी इस पर बात की थी कि हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए प्राकृतिक संसाधन और उसके बाद क्या चाहिए? मानव संसाधन। तो ये जो श्रम है यह है मानव संसाधन है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो हमारी दूसरी आवश्यकता तो श्रम थी, लेकिन कैसा श्रम? तो कुछ जगह तो हमें चाहिए पढ़े लिखे लोग जो
कार्य करना जानते हैं, जैसे कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, या बड़े दफ्तरों में कार्य करने वाले लोग हो गए। ये क्या है, ये लोग पढ़ते हैं, चीज़ें समझते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं। कई क्रियाओं में हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। जैसे स्वास्थ्य में आप किसी भी अनपढ़ व्यक्ति से अपना इलाज नहीं करवा सकते, आप इलाज उसी से कराएंगे जो पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, समझ रखता हो, जिसने पहले पढ़ाई की हो। वहीं जो कुछ दूसरी क्रियाएं हैं उनके लिए क्या चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए। तो वे श्रमिक जो कार्य कर सकें, जैसे मजदूर। तो घर बनाने का जैसे हम उदाहरण लें, तो घर का नक्शा कैसा होगा, कहाँ पर कौन सी ईंटें लगाई जाएंगी, कहाँ पर पानी के पाइप होंगे, कहाँ बिजली के तार होंगे, यह सब कौन निर्धारित करेगा? यह निर्धारित करेगा आर्किटेक्ट, वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसे समझ है घर बनाने की। इसीलिए हमें एक पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें बताएगा कि घर का नक्शा कैसा हो, ताकि बिजली के तार आपस में ना छुएं, पानी का बहाव सही बना रहे। तो इन कार्यों के लिए क्या चाहिए, जिसे हो समझ कि किस प्रकार पानी को एक ही तरफ बहाया जाए, इसके लिए समझ चाहिए। वहीं ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हुआ, या ईंटों को एक के ऊपर एक लगाना हुआ, या सामान ढोना हुआ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, श्रम करने वाले लोग। इन लोगों के लिए भी समझ तो आवश्यक है, बिना समझ तो कोई कार्य नहीं कर सकता, परंतु इनके लिए पढ़ाई से अधिक आवश्यक क्या है, इनके बाजुओं में बल हो, इनकी स्वयं की शक्ति होती है। तो ऐसे श्रमिकों की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। तो पहले हमने देखा भूमि चाहिए, हमारे पास जगह होनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, और उसके बाद श्रम करने वाले लोग, चाहे पढ़े लिखे हों या मेहनत करने वाले, हमें श्रम चाहिए। एक और उदाहरण हमने पिछली वीडियो में देखा था, वह क्या था, किसानों का, कि किसान श्रम करता है। तो किसान को क्या है, किसान पढ़ा लिखा भी होगा, और हो सकता है वह पढ़ा लिखा ना हो, परंतु वह किसान कब होगा, जब उसे समझ हो कि कैसे खेती करनी है। तो कुछ ऐसे भी उत्पादन कार्य होते हैं जिनमें व्यक्तियों को समझ हो, जिनमें व्यक्तियों को पढ़ना लिखना भी पड़ता है और साथ में श्रम भी करना पड़ता है, शारीरिक कार्य करना पड़ता है। इसके बाद जो तीसरी आवश्यकता है वह है भौतिक पूंजी। क्या है वह आवश्यकता, भौतिक पूंजी। आपको रुपया चाहिए, आपको धन चाहिए, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो आप सोचिए, क्या भौतिक पूंजी सिर्फ और सिर्फ रुपया है? नहीं, उत्पादन के कार्य में कई तरह की लागतें आती हैं। रुपए के अलावा भी कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे ऐसी क्या क्या भौतिक पूंजियां हैं। जी, ये ध्यान रखना है कि भौतिक पूंजी सिर्फ धन नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन क्या क्या है, चलिए वो देखते हैं। वे हैं औजार, मशीन, भवन आदि। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, कैसे औजार, जैसे किसानों का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। तो औजार क्या हैं, जैसे एक हल हो गया, तो हल एक औजार है। वहीं एक टरबाइन मशीन हो गई, और कंप्यूटर अत्याधुनिक मशीन है। तो शारीरिक श्रम की आवश्यकता जिन औजारों में पड़े, ऐसे औजार से लेकर कई अलग अत्याधुनिक मशीनें, यह सब भौतिक पूंजी में आती हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इन्हें, स्थायी पूंजी। अब ये स्थायी पूंजी क्यों है,
कि मान लीजिए आपको खेती करनी है तो आपने हल खरीदा या फावड़ा खरीदा, तो आपने आज एक फावड़ा खरीदा है तो इसका अर्थ क्या यह है जब आप एक बार खेत जोतने के बाद दूसरी बार यही कार्य शुरू करेंगे तो आपको नया हल लेना होगा? क्या एक भवन निर्माण के बाद आपको नया फावड़ा ही लेना होगा? नहीं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो कई समय तक चलती हैं। उसी प्रकार एक टरबाइन है या जनरेटर है, आपने आज एक जनरेटर खरीदा है तो वह 10-15 वर्षों तक चल सकता है। वैसे ही आप यदि कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप हर बार नया कंप्यूटर थोड़े ही खरीदेंगे। आपने एक बार कंप्यूटर खरीदा तो उसकी कुछ समय सीमा है, तब तक आपको दूसरा कंप्यूटर नहीं खरीदना होगा। इसी कारणवश इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं, जो लगातार चलती रहती है। हर वस्तु की एक सीमा तो है, परंतु फिर भी ये समय के साथ, कार्य के साथ समाप्त नहीं होती। यह खराब हो सकती हैं, अपनी समय सीमा के बाद इनमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, नए पार्ट लगाने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह समाप्त नहीं हो जाएंगी। वहीं कच्चा माल और नकद मुद्रा, ये क्या है? यह समाप्त हो जाएंगी। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत। तो बुनकर जब सूत का प्रयोग करता है तो बुनाई के साथ साथ सूत समाप्त होता जाता है। और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, तो जब मिट्टी से एक बर्तन बन जाता है तब वह मिट्टी उस बर्तन में चली जाती है और वह मिट्टी फिर से प्रयोग के लिए नहीं रहती। तो इसमें क्या हुआ? ये जो मिट्टी है, यह जो सूत है, यह उत्पादन में समाप्त हो जाएगा। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो आपको इसके साथ क्या चाहिए? कुछ धन भी चाहिए। आपके पास जब धन होगा तब आप कच्चा माल खरीदेंगे, जैसे आपने सूत खरीदा या मिट्टी खरीदी या फसल के लिए बीज खरीदे, तो आप यह माल खरीद सकेंगे। इसके लिए आपको पैसों की भी आवश्यकता होगी, या जब आपका कार्य चल रहा है तो उसमें कई मजदूर लगे होंगे, उनका भुगतान करने के लिए भी आपको पैसों की आवश्यकता होगी। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो ये क्या है? ये है कार्यशील पूंजी। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो हमने अभी दो प्रकार की पूंजियां देखी, एक थी स्थायी पूंजी और दूसरी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में क्या था? यह समय के साथ बनी रहेगी। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है, ऐसी चीजें जिनकी उत्पादन में आवश्यकता है, परंतु वे क्या? वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसी हैं, जिन्हें मात्र एक बार खरीदना होगा और वे काफ़ी समय तक चलेंगी। एक बार उनमें पैसा लगाने के बाद आप उत्पादन क्रिया को कई बार कर सकते हैं। और जो दूसरी पूंजी थी वह क्या थी? कार्यशील पूंजी, जो उत्पादन के साथ साथ समाप्त होती रहती है, जैसे कि धन या कच्चा माल। कच्चा माल आएगा, उसमें हम अपनी स्थायी पूंजी का प्रयोग करेंगे। स्थायी पूंजी के प्रयोग से कार्यशील पूंजी से उत्पादन होगा और उस उत्पादित वस्तु का फिर प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार बार बार कच्चा माल आता रहेगा, कार्यशील पूंजी बार बार आएगी। कार्यशील पूंजी हर बार नहीं चाहिए, परंतु स्थायी पूंजी वही प्रयोग होगी और उत्पादन कार्य चलता रहेगा। तो यह थी स्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी, जिनकी हमें उत्पादन के दौरान आवश्यकता होती है। ये दोनों क्या थी? भौतिक पूंजियां। इनके बाद एक चौथी आवश्यकता भी है। अभी हमने तीन आवश्यकताएं देखी, एक था
भूमि, दूसरा था श्रम, तीसरा था भौतिक पूंजी और चौथी आवश्यकता क्या है? आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। यह बहुत मुख्य है। चौथी आवश्यकता है, हमने अभी 3 आवश्यकताएं देखी। पहला था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानव संसाधन और तीसरा था धन या पूंजी। इसके बाद एक चौथी चीज और है कि जब आपको स्वयं उपभोग करनी है तो आपको उत्पादन करने के लिए जो भूमि चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है, या श्रम चाहिए, जो मानव संसाधन है, या जो भी भौतिक पूंजी अर्थात धन चाहिए, उनको एक साथ करने के लिए यह तीनों एक साथ कार्य करें तभी तो हमें उत्पादन मिलेगा। परंतु ये तीनों को एक साथ कैसे लाया जाए, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है ज्ञान और उद्यम की। हमें पढ़ाई करनी होगी, ज्ञान चाहिए होगा। ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। उत्पादन तभी होगा जब ज्ञान होगा, और साथ में उद्यम चाहिए अर्थात छोटा बिजनेस उद्यम। तो हमें उद्यम की भी आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या बोलते हैं? मानव पूंजी कहा जाता है। तो तीसरे नंबर पर क्या था? भौतिक पूंजी अर्थात हमारे आसपास की वस्तुएं जैसे मशीनें या कच्चा माल या धन। परंतु उन तीनों को मिलाने के लिए जो पूंजी चाहिए वह क्या है? मानव पूंजी अर्थात मानव का ज्ञान, मानव की सोच, मानव क्या क्या नया कर सकता है, नव निर्माण, यह सब मानव पूंजी में आएगा। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अब इसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, वह यह है कि इस चित्र में हमें देखना है कि क्या क्या भौतिक पूंजियां प्रयोग में लाई गई हैं। तो चलिए जल्दी से देखें कि इस चित्र में क्या क्या भौतिक पूंजियां हैं। पहले आप उत्तर दीजिए और फिर मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं इस चित्र में क्या क्या भौतिक पूंजियां हैं। तो शुरुआत करेंगे कि यह एक फैक्ट्री देखने से लगती है। तो यह फैक्ट्री कहाँ होगी? किसी न किसी भूमि पर होगी, किसी न किसी जगह पर होगी, और उस जगह या भूमि को हम अपना प्रथम संसाधन मानेंगे, प्राकृतिक संसाधन। परंतु प्रश्न है भौतिक पूंजी का, तो उसे अलग रखते हैं और भौतिक पूंजी पर आते हैं। तो इसमें क्या क्या भौतिक पूंजी है? पहला, ये मशीन बनाने के लिए यह जो मशीन लग रही हैं, इतनी सारी मशीनें हैं, यह एक भौतिक पूंजी है। दूसरा, यह कच्चा माल जिसका प्रयोग किया जा रहा है, यह दूसरी भौतिक पूंजी है। और ये जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ये कौन है? श्रमिक हैं, यह तीसरी पूंजी है। भौतिक पूंजी तो नहीं, परंतु मानव श्रम अवश्य है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। तो इस चित्र में भी हम समझ सकते हैं कोई भूमि होगी जहाँ पर यह फैक्ट्री बनी है, वहाँ काम करने वाले श्रमिक हैं, और पूंजी का व्यय हुआ है, जैसे मशीन लगी हैं या सामान लगा है, इन्हें खरीदने के लिए धन भी लगा होगा। तो यह तीनों प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन्हें संयोजित करके हम उत्पादन करते हैं। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पादन के कारक, क्योंकि इन्हीं के कारण उत्पादन संभव है। तो हमें यहाँ मिल गए उत्पादन के कारक। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में
और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो इस अध्याय में हम आगे भौतिक पूंजी के बारे में देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पालमपुर में क्या दृश्य है। वहाँ खेती मुख्य क्रिया है, ये हमने जाना था। तो कैसी खेती वहाँ होती है, क्या क्या फसल हैं, कैसे लोग हैं और किस प्रकार वहाँ अलग अलग उत्पादन क्रियाएं हैं, जिसमें हमारा मुख्य विषय रहेगा भौतिक पूंजी। तो हम जानेंगे कि भौतिक पूंजी का क्या उपयोग पालमपुर में किया जा रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट idclasses.com पर आपको इस पाठ के नोट्स प्रदान कर दिए जाएंगे ताकि आप इस पाठ को अच्छे से तैयार कर सकें। हमसे जुड़े रहें और हमारे अन्य विषय व अन्य वीडियो भी देखिए ताकि आपकी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।